कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? पढ़ रहे हो? अच्छा, और घर पे सब ठीक हैं? हाँ, तो पालमपुर में चलें वापस? पालमपुर की कहानी समझ में आई? गए कोई पालमपुर आप में से? नहीं जाए है ना। पालमपुर हमारे गांव जैसा ही गांव है। वास्तविकता में कहीं गांव नहीं है, ये केवल ये है कि पालमपुर के गांव के माध्यम से हमारे गांव की स्थिति के बारे में इस पाठ में बताया गया। और इस चैप्टर का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पालमपुर की गांव की कहानी के माध्यम से हम अपने गांव के विकास में योगदान दे पाते हैं। तो चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब है। अन्यथा पालमपुर में आप अगर ढूंढने लग जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत हमने की थी आर्थिक क्रियाओं से। दो तरह की क्रियाएं थी, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी थी? शाबाश, जिनका उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है। और गैर आर्थिक क्रियाएं कौन सी थी? जिनका उद्देश्य हमारा आय प्राप्त करना ना होकर अन्य दायित्व, जैसे नैतिक दायित्व हो गया, सामाजिक दायित्व हो गया, हमारा मनोरंजन हो गया, धार्मिक उद्देश्य हो गया, उनकी पूर्ति करना क्या हो गया? गैर आर्थिक क्रियाएं। फिर हमने देखा था कि उत्पादन के 4 साधन हमने देखे, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। पूंजी को यहाँ पे 2 भागों में बांट रखा है, मौद्रिक पूंजी और भौतिक पूंजी। उसके बाद में श्रम भी कितने का हो गया? कुशल और अकुशल, अर्धकुशल हो गया। उद्यम और संगठन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमने देखा था इन चारों के योगदान के माध्यम से हम क्या निकाल लेते हैं? घरेलू आय का कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर हमने देखा था कि पालमपुर में जो गाँव है वो आसपास के कस्बों से जुड़ा हुआ है। कुछ यहाँ पे मौसमी सड़कें हैं, कुछ सड़कें कैसी हैं? पक्की सड़कें हैं। और आप भी अपने गांव का एक बार आंखें बंद करके थोड़ा चित्रण करेंगे तो देखेंगे कि आपका गांव शहरों से, कस्बों से कई सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अब इन सड़कों के जुड़ने से क्या फायदा हो गया कि हम अपना उत्पादित माल जो है अब वो उस बाजार तक ले जा सकते हैं। और बाजार से कुछ ऐसा माल लाके गाँव में कुछ नए व्यवसाय, दुकानें वगैरह हैं और आपके कुछ छोटे मोटे इस तरह की व्यवसाय भी चालू हो जाते हैं जो अब तक सड़कों के अभाव में नहीं हो पाए थे। फिर हमने देखा था कि इन आर्थिक क्रियाओं को 2 भागों में डिवाइड किया था हमने, कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाओं में कौन सी? जो खेती से संबंधित हैं। जैसे आप में से ज्यादातर बच्चे क्या खेती बाड़ी से, परिवार से संबंधित हैं, तो आपने जैसे कोई खेत बोना होता तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसकी जुताई करते हैं, उसके बाद उसकी लेवलिंग करते हैं, उसके बाद में बुआई करते हैं, फिर निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसके बाद में कटाई कर लेते हैं और कटाई के बाद माल हमारा अपना हो जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है छोटे किसानों के बीच में और बड़े किसानों के बीच में। बड़े किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन है, उनके पास इनपुट्स ज़्यादा हैं, वो अच्छा पैसा लगा के अच्छी तकनीकी के माध्यम से उत्पादन करते हैं, जिनकी वजह से उनकी उत्पादकता ज़्यादा हो जाती है। छोटे किसानों के पास क्या है? छोटे छोटे खेतों के टुकड़े हैं, ना तो कुएं बनवा सकते हैं, ना बोरिंग लगवा सकते हैं, ना पे वो खेत ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ना वो थ्रेसर खरीद सकते हैं। वो केवल मौसम के भरोसे रहते हैं, केवल एक ही फसल बो पाते हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें बड़े किसानों या जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता है। और चूंकि वो भी उनकी शर्तों के आधार पे कम मजदूरी देते हैं, काम करने वाले ज़्यादा हैं, नियोक्ता कम है, काम देने वाले कम है, ऐसी स्थिति में मजदूरी की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस का एक आर्टिकल पास किया हुआ है, लेकिन ज्ञान न होने की वजह से, अज्ञानता की वजह से वो क्या करते हैं? शोषण का शिकार हो जाते हैं। कई बार अपने कार्य को पूरा करने के लिए उनसे उधार ले लेते हैं और उधार के चुकाने के चक्कर में उन्हें उनकी शर्तों के आधार पे काम करना पड़ता है। आज हम क्या करेंगे? गैर कृषि क्रियाओं की बात करेंगे। कृषि क्रियाएं समझ में आ गए? गैर कृषि क्रियाओं में हमने सस्यावर्तन और क्रॉप रोटेशन जिसको और बहुविध फसल प्रणाली देखा था कि एक खेत में एक ही फसल वर्ष में एक से ज्यादा फसल बो लेते हैं ताकि किसान को सुरक्षा मिले। जैसे हमने सरसों और मेथी बो दी, अगर मान लो दोनों में से एक फसल भी अगर मान लो कम या ज्यादा उत्पादन होता है तो कम से कम एक बैकअप मिल जाता है हमें दूसरे का, तो यह हो जाता है। आज हम गैर कृषि क्रियाओं की बात करेंगे जिसके अंतर्गत आपके पशुपालन, जिसमें डेयरी वगैरह आ जाता है। डेयरी वगैरह का मतलब है जिसमें दूध का संकलन, दूध के द्वारा कई नए उत्पाद बना लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं? दूध को बेच देते हैं, लेकिन दूध के माध्यम से मावा बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जा सकता है, चीज बनाया जा सकता है, दही बनाया जा सकता है, खोया बनाया जा सकता है। ये बहुत प्रकार के उत्पाद अगर बनाएंगे तो दूध को डायरेक्ट बेचने की बजाय क्या होगा कि जिन वस्तुओं का आप डायरेक्ट विक्रय कर सकते थे, अब उनका अल्टरनेट बना के आप क्या कर सकते हैं? दूसरी वस्तुएं बना सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं, जिससे वहां के लोगों को, कहाँ के? गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें आपके दुकानदारी।
दुकानदारी का मतलब है कि शहर के लोग अभी, क्योंकि हमारे गांव क्या हो गए, सड़कों से जुड़ रहे हैं, तो सड़कों से जुड़ने से क्या होगा कि शहर से कुछ माल हम बड़े स्तर पे एक साथ खरीद के गांव के लोगों को थोड़ा विक्रय कर सकते हैं। तो इससे फायदा किसको, गांव के लोगों को फायदा होगा कि उनको शहर नहीं जाना पड़ेगा, और गांव के उन लोगों को फायदा हो जाएगा जो दुकानदारी कर रहे हैं, उनको कुछ मार्जिन, कुछ मुनाफा उनको खुद को मिल जाएगा, तो उनका जीविकोपार्जन भी चल जाएगा। तो दुकानदारी के माध्यम से इसी तरह आपके क्या होता है, सिलाई की मशीनें हैं महिलाओं के द्वारा जो की जाती है, पुरुष भी करते हैं, चटाई बनाना है, इसमें एक आपके जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो क्या है, परिवहन आ जाता है। परिवहन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उत्पादित सामान को, जो कच्चा माल था उसको शहरों तक बेचा जा सकता है और शहरों से तैयार माल को वापस गांव तक लाया जा सकता है। तो ये सारे की सारी कौन सी क्रियाएं हैं, ये गैर कृषि क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से पालमपुर अर्थात हमारे गांव का विकास संपादित किया जा सकता है। फिर उसके बाद में आपने देखा था कृषि क्रियाओं में कि वहाँ के जो खेतों का वितरण है वो क्या है, असमान सा था। कुछ खेत क्या थे, बड़े बड़े, वो आपको चैप्टर वाला याद करो, कोने में एक चित्र सा दे रखा, उसमें 3-4 खेत तो क्या है बड़े बड़े हैं, बाकी खुद क्या है छोटे छोटे खेत हैं। तो बड़े खेतों के मालिक क्या है, कुछ लोग हैं जो बड़े जमींदार हैं, और छोटे खेतों के मालिक क्या है, बड़े, वो बहुत सारे किसान हैं जो सीमांत किसान के रूप में या भूमिहीन किसान के रूप में। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, भूमिहीन किसान, मतलब वो किसान तो हैं लेकिन कैसे हैं, जिनके पास खुद की स्वयं की जमीन नहीं है, तो भूमिहीन किसान के रूप में उनको अपना कार्य करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि वहाँ बिजली का विकास हो गया। अब हमारे गाँव में बिजली के आगमन से क्या हो गया, कुछ नए चेंजेज आ रहे हैं। पहले हमें अंधेरे में रहना पड़ता था, अब हमारे लाइट की व्यवस्था है। पहले हमने सिंचाई क्या होती थी, बैलों के और चरस के माध्यम से करते थे, अब बोरिंग चला सकते हैं। पहले हमारे यहाँ पे जो पशुओं के लिए जो चारा वगैरह कटाई किया कर जाती थी, हाथ से की जाती, अब वो क्या कर सकते हैं, मशीन से कर सकते हैं। पहले महिलाएं क्या करती थी, वो पत्थर की चक्की से आटा पीसती थी, अब वो मशीन से, आटा मशीन से या आपके चक्की से जो मोटर से चलती है, उससे बिजली के आने की वजह से ये आपके परिवर्तन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिजली के आने से पालमपुर में या आपके गांव में क्या क्या परिवर्तन आ गए। अब जो आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब आप चैनल देख रहे हैं, या जो मैं यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, गांव में रह के भी किसकी वजह से संभव है, ये लाइट की वजह से संभव है। तो बिजली के आने से हमारे कई प्रकार के परिवर्तन आ गए, ये सब आपके चैप्टर में दिया गया है। लेकिन इस चैप्टर का जो सारांश है वो ये है कि हम कुछ इस तरह के नए तरीके विकसित करें जिसके माध्यम से हमारे गांव की स्थितियों में परिवर्तन हो जाए। तो उससे की हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा आपके ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में करेंगे कि गांव का विकास हम कैसे कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आप इसके माध्यम से चर्चा करें। तो सबसे पहले तो ये कि हम अपने फसल प्रारूप को बदलें। फसल प्रारूप आप देख रहे होंगे, अभी तक हमारा जो फसल का रूप है, प्रारूप हो क्या है, हम ज्यादातर वही ट्रेडिशनल फसलें बोते हैं जो हमारे पूर्वज बोते रहे हैं। एक बार हमने गेहूं, जो आपका एक सीजन होता है जिसमें गेहूं बो दिया आपने, जो बो दिए, हो सकता है सरसों चना बो दी होगी और कोई छोटी मोटी दाल लगा दी होगी। दूसरा जो बारिश वाला फसल मौसम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बाजरा बो देते हैं, मक्का बो लेते हैं, कुछ उड़दा वगैरह आपके जो यहाँ के लोकल प्रोडक्शन है वो बो देते हैं, या मूंगफली वगैरह भी बहुत कम बो पाते हैं, खाली वही नॉर्मल ट्रेडिशन है। अब इनमें क्या, एक तो मार्जिन कम है। अब हम क्या करें, इस फसल परिवर्तन को कुछ नया रूप दें, वैज्ञानिक रूप दें, जिसके अंतर्गत आपके उन्हीं खेतों में बिना खर्चे के या बहुत ज्यादा खर्चा न होने के बावजूद, हमारे एक एग्जांपल मैं अपना खुद का देना चाहूंगा कि अगर मान लो आपका खेत है और खेत का मेजरमेंट हम क्या करते हैं, बीघा के हिसाब से करते हैं। सपोज आपका 10 बीघा का खेत है, अब 10 बीघा खेत में आप अपनी खेती करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप कर रहे हैं। अब उसमें आपको क्या करना है, अपने गांव के लोगों को यह समझाना है कि भैया हमें इस खेत की मेड़ पर क्या करना है, आंवले लगाने। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे 10 बीघा के मेड़ पे 100 पेड़ लगा दिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 कम से कम मान लीजिए। और ग्राफ्टेड पेड़ आपको कौन से लगाने, ग्राफ्टेड लगाने। आप अपने ग्राम सेवक जो कृषि विभाग की तरफ से नियुक्त होता है उनसे आप संपर्क करें, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें, उनको माध्यम से आप थोड़े से जो हाइब्रिड वेराइटी के जो पौधे हैं उनको आप एक बार रोपण कर दें। तो अगर मान लो आप 100 पौधे लगा देते हैं और ग्राफ्टेड जो आंवला होगा वो लगभग 3 साल में आपको फसल देना शुरू कर देगा। अगर उसकी प्रॉपर केयर हो जाती है, 5 साल में आते आते वो लगभग कितना आंवला मानते हो एक पेड़ के,
100 किलो मान लें आप, कम से कम एक आंवला, कम से कम बता रहा हूं मैं, तो आपका कितना प्रोडक्शन हो गया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये आपका 10,000 केजी का प्रोडक्शन आपने अपनी फसलों को आपने प्रभावित नहीं किया है। आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस नहीं किया, केवल आपने क्या किया कि मेड पे सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से, जिसमें आपको सब्सिडी और मिल जाएगी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी और देगी, आपने ये पौधे लगाए और इन पौधों की देखभाल की। ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, आपका जो बहुत कम पानी होगा इसके माध्यम से चलता रहेगा, आपकी सिंचाई के लिए वही मिलता रहेगा, अलग से आपको देखभाल की जरूरत नहीं, केवल शुरू में 3 साल की केयर की जरूरत है। अगर आप 10,000 किलो का प्रोडक्शन कर लेते हैं और आंवले की मिनिमम से मिनिमम प्राइस मार्केट में देखेंगे तो आंवला आपका 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो बिकता है। अगर उसको थोक के भाव से आप बेचते हैं तो कम से कम आप 10 रुपए किलो मान लीजिए, तो उसको 10 से और गुना कर दें। अब आपकी क्या हो गई, एक पे आपकी लग गई 5 जीरो, जो हम कहते हैं ना 5 डिजिट सैलरी होनी चाहिए मेरी, ये आपकी 1 लाख का प्रोडक्शन कहां पे, उसी खेत में, बिना किसी एक्स्ट्रा परिश्रम के। आपका खेत का प्रोडक्शन एज इट इज है, उसको हमने किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया है, ये आपका प्रोडक्शन हो गया। तो आपने 1 लाख रुपए सालाना का अतिरिक्त आय आपने सृजित करके गांव के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देने का, और गांव का छोड़िए आप अपना विकास कर सकते हैं। 1 लाख रुपए पर एनम आपकी इनकम विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ योर रेगुलर प्रोटेक्शन है रोटेशन, आपने इस तरह का संभव कर दिया। एक एग्जांपल सपोज आपको पशुपालन से देखते हैं। पशुपालन में अगर मान लो आप, अभी तक हम क्या करते हैं, पशु तो पालते हैं, लेकिन पशुओं की जो हमारी जो क्वालिटी है या वेराइटी वो क्या है, अभी भी पुरानी वाली है। हम देसी गाय पालते हैं, हम वो पुरानी वाली भैंस रखते हैं, तो वो क्या है 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो दूध दे देती है, हमारा काम चल जाता है, श्रम उतना ही करना पड़ रहा है। अब अगर मान लो हम डेयरी पालन की बात करें, आप अगर मान लो 5 गाय रख लेते हैं, जर्सी वाली, जर्सी गाय जानते हो ना, जिनको दूध की मशीन बोलते हैं। इन गायों की विशेषता क्या होती है कि इनको आप पशुहार और खाना देते रहें, खाना चारा खिलाते रहें और दूध निकालते रहें। देसी गाय क्या होती है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दूध देती है, उसके बाद में क्या होती है दूध देना कम कर देती है। ये वाली जो होलिस्टीन जो वेराइटी होती है, जिसको हम हाइब्रिड गाय भी बोल देते हैं, हालांकि कई इनका विवाद भी है कि साहब इनका दूध नहीं होता, वो नहीं होता फलाना, लेकिन हमें अगर डेयरी के माध्यम से अगर हमारी इनकम बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, 5 गाय अगर मान लो रख लेते हैं, आपके 5 जानवर तो अभी भी रह रहे होंगे। अब इनको क्या करना है, इन 5 गायों को अगर एवरेज एक गाय जो दूध देगी वो लगभग आपका 20 लीटर दूध देगी। आपका कितना दूध हो गया, 100 लीटर दूध हो गया। अब 100 लीटर दूध आपका अगर मान लो मिनिमम से मिनिमम आपके अगर 25 रुपए लीटर भी जाता है तो कितने का दूध हो गया, 2500 का दूध हो गया। अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट देखिए, अभी आपके जो गाय है भैंस है, आप उनका भी टाइम तो उतना ही दे रहे हैं, अब आपने केवल रिप्लेसमेंट किया है। अब इनमें अगर मान लो आप खर्चा करते हैं तो एक गाय के लिए, उसके लिए जो चारा वगैरह है या पशु आहार वगैरह है या और जो कुछ भी करके है, अगर 5 गायों के लिए आप 200 रुपए के हिसाब से भी करते हैं पर डे का एक्सपेंडिचर, तो आपका कितना हो गया 1000 का एक्सपेंडिचर हो गया। आपकी एक्सपेंडिचर कितना हो 1000 और आपकी प्रोडक्शन सेल कितना था 2500, तो आपको नेट बचत कितनी हो गई 1500 रुपए रोज की हो गई। आप अपना बाकी काम करते रहें, आपको सुबह और शाम पशुपालन में आपको सारा दिन नहीं लगना होता है। सुबह आपको दूध निकालना होता है, चारा डालना होता है, शाम को दूध निकालना होता है, चारा डालना होता है, दिन में आपको एक बार उनको पानी वाने की जो नॉर्मली आप कर रहे हैं वही करना है। अब यहाँ पे क्या हो गया 1500 रुपए को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका लगभग 45,000 रुपए की इनकम आपको एक्स्ट्रा इनकम एक आदमी की सरकारी नौकरी पर की अप्रोच है, जिसके माध्यम से हम गांव के लोगों को समझा सकते हैं कि अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे पालमपुर के माध्यम से, पालमपुर तो एक माध्यम है, केवल बहाना है, एक प्रतीक है गांव का, कि अगर हम अल्टरनेट के बारे में सोचते हैं, विकल्पों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे गांव के विकास में कोई बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरह आपके हर्बल एग्रीकल्चर की बात कर सकते हैं, जैसे हमने आंवले की बात की, वैसे आपके एलोवेरा की बात कीजिए आप, गंवार पाठा इस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है। जितने भी आपके जो ब्यूटिफिकेशन वाली क्रीम वगैरह आते हैं, फेयर एंड लवली आते हैं, आपके जो बोरोप्लस वगैरह आते हैं, चेहरे को पोतने की जो भी आपकी क्रीम वगैरह आती है, उनमें सब में आप अगर वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो वहाँ पे 80 to 90% आपके एलोवेरा है।
बाबा रामदेव के माध्यम से तो बताया गया कि एलोवेरा आप पी लेते हैं तो आपको कोई बीमारियां नहीं होंगी। ये एलोवेरा या ग्वारपाठा एक ऐसी फसल है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार आपने लगा दिया तो ये अपने आप अपनी प्रोटेक्शन देता रहता है। आपको जहाँ कहीं खेती नहीं होती, वो खेत जहाँ आपका कुछ प्रोटेक्शन नहीं हो रहा, आपको एक बार क्या करना है, अच्छी वैरायटी का एलोवेरा वहाँ ला के ट्रांसप्लांट कर देना है। उसके बाद में रोज के माध्यम से और क्वांटिटीज के माध्यम से आप इसमें लगा देंगे। और इनमें आपको क्या करना है, एक बार जैसे लगा दिया, एक बार उसमें बारिश हो गई, इनकी जड़ें ऐसी होती हैं कि अपने आप प्रोटेक्शन देती रहती है। इनकी पत्तियों को काटे, मार्केट में बेचिए, मार्केट में कम से कम 25-30 रुपए किलो इनकी पत्तियां बिकती हैं। और अगर किसी फार्मा कंपनी से बात कर लें तो घर आके आपके खेत में आके आपको यहाँ से ले जाएंगे। तुलसी है, जियोफाइट्रा है, ये बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट आपके पास हर्बल प्लांट्स हैं जिनके माध्यम से हम गाँव के विकास को संपादित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पालमपुर की कहानी आपकी एक कहानी ऐसी है जिसके माध्यम से, जिसका मुख्य उद्देश्य है, मैंने कहा था ना, इस चैप्टर को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि किस तरह से हम अपने गांव का विकास संपादित कर सकते हैं, किस तरह के पुराने समय और वर्तमान समय में इसमें जो चेंजेस हैं, कंपैरिजन किया गया कि पहले क्या था अब क्या है, और वर्तमान को हम कैसे बेटर बना सकते हैं। क्योंकि आज भी हमारा जो भारत का विकास है गाँव का विकास, और गाँव के विकास में हम बीइंग नवोदयन, बीइंग स्टूडेंट्स, वी कैन कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर। और ये कब होगा, जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्रोच अपनाएंगे। गाँव के विकास के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं ला रही है, लेकिन उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है, तो लोगों को जानकारी दी जाए, अल्टरनेट्स के बारे में चर्चा करें। आप शुरुआत अपने घर से कर दें। महाराष्ट्र का एक किसान है जो लगभग साल के 3 से 4 लाख के अनार बेचता है। संदूरी अनार के नाम से प्रोडक्शन शुरू किया है। वो अपने आप एक अपना अल्टरनेट सोर्स शुरू कर दिया उसने। आप अपने खेत में अगर मान लो कहीं गाँव घर के आसपास मकान कोई पुराना है जहाँ पे जगह पड़ी, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है आजकल। कौन सा, अभी बरसात के मौसम में देखा होगा ना आपने, कुछ ऐसे ऐसे वो छतरी से सूख जाती है, क्या बोलते हो उसको, मशरूम। वेरी गुड, मशरूम की खेती लाखों की इनकम है। और उसको अगर फार्मा कंपनी से अगर कॉन्टेक्ट कर ले तो ड्राई आपकी मशरूम में 800-900 रुपए किलो जाती है, विदाउट बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट की। लेकिन हमें ये इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अगर हम ट्रेडिशनल लेवल पे रहे तो गांव हमारे वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब हमें अपने स्वरोजगार के अवसरों को तलाशना होगा, हमें एम्प्लॉयमेंट मेकर बनना होगा बजाय एम्प्लॉयमेंट टेकर के। यही मैसेज पालमपुर की कहानी का है। क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें है पालमपुर के विकास में कौन कौन सी रणनीतियां हैं, बिजली के आने से क्या क्या परिवर्तन हो गए, कृषि और गैर कृषि क्रियाओं में अंतर क्या है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, श्रम के या उत्पादन के कौन कौन से अंग हैं जिसमें आपके भूमि पूंजी श्रम उद्यम वाली बात करी है। इसके बाद में एक नंबर में 3 नंबर में शस्यावर्तन बहुविध फसल प्रणाली आ जाती है। और गांव के विकास में जो ऋण वगैरह का योगदान है वो आपकी पूछ लिया जाता है। भूमि का वितरण है कि गांव में भूमि का वितरण क्यों असमान है, उसको समान बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। उम्मीद है चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा और मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।